हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम उस आईपीओ की जो कि खुलने जा रहा है 5 सितंबर को। जी हाँ, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। जैसा कि हम जानते हैं ये बैंकिंग सेक्टर में काम करता है और बहुत पुरानी बैंक है। 1921 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तब इसका नाम नादर बैंक था और 1962 में इसका नाम चेंज होकर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हुआ। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है जिसके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स नहीं है। इशू डिटेल्स की बात की जाए तो 5 सितंबर को इशू खुलेगा, 7 सितंबर को बंद होगा। लिस्टिंग डेट सितंबर 15 की है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। 500 से 525 तक इसकी प्राइस बैंडविड्थ है। इशू साइज 832 करोड़ के आसपास है और ये पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस नहीं है। और इसी कारण से ये इशू थोड़ा डिस्प्यूटेड भी रहा था। आगे चल के हम देखेंगे 3 शेयर होल्डर्स ने इसको चैलेंज किया था। फॉर्चुनेटली जो डिसीजन है सेट का वो इनके फेवर में आया है और आईपीओ जो खटाई में पड़ सकता था अब 5 सितंबर को खुलने जा रहा है। इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 28 शेयर्स की है और लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे 2 होगी और रिटेल शेयर होल्डर्स 14,700 रुपीज़ मिनिमम 28 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इनके सर्विसेज की बात करें तो इनके एक अच्छा बुके है सर्विसेज का बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, रिटेल कस्टमर्स को, एमएसएमई के लिए और बाकी कस्टमर्स के लिए भी। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसके काफ़ी होल्डिंग है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस इंक्लूडिंग रिटेल कस्टमर्स, जैसे हमने चर्चा की, एग्रीकल्चर कस्टमर्स एंड एमएसएमई। अगर इनके नेटवर्क की बात की जाए तो इनकी 509 ब्रांचेस हैं। टोटल कस्टमर बेस 5.08 मिलियन है मार्च 22 पे। 12 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, 1141 एटीएम्स हैं, 282 सीआरएम्स यानी कि कैश रिसाइकलर मशीन्स हैं और 101 ई लॉबीज हैं। इनकी इसमें से 369 ब्रांचेस जो हैं सिर्फ तमिलनाडु में ही हैं और बाकी ब्रांचेस 15 स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरीज में हैं। एसेट्स अच्छे ग्रो किए हैं, 42,759 करोड़ से बढ़कर 52,858 करोड़ हुए हैं मार्च 22 में। 11% की ग्रोथ अगर दोनों साल में देखा जाए, मार्च 21 ओवर मार्च 20 एंड मार्च 22 ओवर मार्च 21 ऑल्सो। अब इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी इनका अच्छा बढ़ा है, 3993 करोड़ से बढ़कर 4656 करोड़ हुआ है। 7% की ग्रोथ 2021 में और 9% की ग्रोथ हुई है 21-22 में। प्रॉफिट 465 करोड़ से बढ़कर 902 करोड़ हुआ है। अच्छा इंप्रेसिव प्रॉफिट बढ़ा है, पहले 41% बढ़ा और फिर 38% बढ़ा, जिसका कारण है कि इनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12% से बढ़कर 19% हुए 21-22 में। अदर पैरामीटर्स की बात करें तो इनका जो ईपीएस अगर हम देखें लगातार बढ़ रहा है, 28.61 से बढ़कर जो मार्च 20 में था 57.69 हो गया मार्च 22 में। नेट एसेट वैल्यू 374 है, अट्रैक्टिव नेट एसेट वैल्यू है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.8% है। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1% हो गया फाइनेंशियल 22 में, 3.64% था फाइनेंशियल 20 में। जीएनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है रिड्यूस हुए हैं, 3.62% रह गए हैं, 1 से घटकर 1.69% रह गए हैं मार्च 22 में। और इन्होंने 32% का डिविडेंड दिया था फाइनेंशियल 20 में, स्किप किया 21 में, 50% 22 में और फाइनेंशियल 23 के लिए अभी 100% डिविडेंड ऑलरेडी दे चुके हैं। इनके जो कॉम्पिटिटर्स इन्होंने अपने आरपीओ में बताए हैं, सिटी यूनियन बैंक, सीएसबी बैंक, डीएसबी बैंक एक्सेट्रा आपके स्क्रीन पे हैं। तो अगर इनके पी रेशियोज देखें तो 4.5 से लेकर 16.31 तक है, जबकि इनका एनुअलाइज्ड ईपीएस पोस्ट इश्यू इक्विटी पे 551.9 आता है। और अगर प्राइस बैंड पे बात करें तो पी जो रेशियो है उसका 9.6 से लेकर 10.1 टाइम्स होता है फाइनेंशियल 22 का। स्ट्रेंथ्स की बात करें कंपनी की तो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि हमने देखा 100 ईयर्स की हिस्ट्री है। प्रूवन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है तमिलनाडु में, कंसिस्टेंट फोकस है टू एक्सपेंड प्रेजेंस इन स्ट्रेटेजिक रीजन्स, डाइवर्सिफाइड एंड लॉयल कस्टमर बेस है रिटेल सेक्टर में, एमएसएमई, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इनका कस्टमर डिपॉजिट बेस बढ़ रहा है और इनका जो फोकस है वो लो कॉस्ट रिटेल का पे है। वीकनेस की बात की जाए तो सबसे बड़ी वीकनेस इनकी यह है कि 37.73% ऑफ पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि लगभग 54 मिलियन इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स विच आर पेंडिंग एट वेरियस फोरम्स। डिफरेंट एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, नोटिस दिए हैं, तो अभी ये इश्यूज पेंडिंग हैं। और टीएमबी ने भी नोटिस इशू किए हैं फॉर वेरियस रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग बोरोवर्स। लेकिन अगर ये बोरोवर्स ये डिसीजन इनके हक में नहीं आता है तो इनके परफॉर्मेंस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है।
और सबसे बड़ी बात है इनकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ जो हैं नेटवर्थ को एक्सीड करते हैं, जो कि बहुत ही एक चिंताजनक इशू है। और इनके अगर हम एक फॉर्मर डायरेक्टर ने रिट पिटीशन फाइल की थी हायर कोर्ट ऑफ मद्रास में और 3 शेयर होल्डर्स ने टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम अंडरटेकिंग दी ऑफर। फॉर्चुनेटली डिसीजन इनके फेवर में आया है और इशू अब 5 तारीख को खुलने जा रहा है। अगर प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग्स की बात की जाए तो इनका जो एंटायर इक्विटी कैपिटल है वो एट पार इशू किया हुआ है। हालांकि इन्होंने एक बोनस दिया था 500:1 का मई 2016 में। ऐसा कोई भी इनके पास शेयर होल्डर नहीं है जिनकी जो कि या कोई ग्रुप जो कि 15% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स कंट्रोल करता हो। 12 शेयर होल्डर्स इनके 32% से ऊपर इक्विटी होल्ड करते हैं एज ऑन मार्च 31, 21। और इनके अगर टोटल शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो लगभग 22,000 शेयर होल्डर्स हैं। जैसे कि हमने चर्चा की तो 3 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स TMB रॉबर्ट, आर्डिस जेम्स और ईस्ट रिवर होल्डिंग्स और स्विस RE ने सेट में केस किया था, जो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। डिसीजन बैंक के फेवर में आया है और अब IPO खुलने जा रहा है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें तो ऑगमेंट टायर 1 कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मीट ऑफर इशू एक्सपेंसेस एंड रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब इन्होंने जो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा है इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन प्रॉफिट सिर्फ 10% ही रखा है। तो अब हमको और आपको करना क्या है, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। तो मोस्ट पॉपुलर बैंक है फ्रॉम द सदर्न रीजन प्लानिंग एंड पैन इंडिया नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है जैसे कि हमने देखा। लोएस्ट GNPA रेशियो है, सेकंड लोएस्ट NNPA रेशियो है मार्च 22 में अगर 10 पीयर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक से उसको कंपेयर किया जाए। लेकिन अगर फ्लिप साइड पे देखें तो कंटिजेंट लायबिलिटीज नेटवर्थ को एक्सीड करते हैं। RBI डायरेक्शन की वजह से लिस्टिंग तक इनको मंजूरी नहीं थी एक्सपेंशन प्लान की, तो आगे चल के हो सकता है इसको मंजूरी मिले और ये कंपनी एक्सपेंड करे। पेंडिंग लीगल इश्यूज जैसे कि हमने बात करी, बहुत सारे लीगल इश्यूज पेंडिंग हैं, लेकिन एक लेगेसी है। तो उसके बावजूद कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू ऑफ कंसर्न है। इशू जरूर रीजनेबली प्राइस्ड है, लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटीज़ को देखते हुए, लीगल प्रोसीडिंग्स को देखते हुए एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेटर रहेगा कि ऐसे रिस्की प्रपोजिशन से दूर रहें। हम अपने अप्रोच में थोड़ा सा कंजर्वेटिव जरूर रहते हैं, क्योंकि किस तरह से शेयर्स लिस्ट होंगे ये डेफिनेटली मार्केट सेंटीमेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है और आगे चल के क्या होगा। लेकिन चूंकि सेकेंडरी मार्केट में बहुत अच्छे प्रपोजिशंस अवेलेबल हैं, तो बेटर है ऐसे रिस्की प्रपोजिशन से इन्वेस्टर दूर रहे। बाकी अपने एनालिसिस के बेसिस पे और जो भी हमने डेटा प्रेजेंट किया है उसके बेसिस पे एक इन्वेस्टर अपना डिसीजन जरूर ले सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।